हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीपीएससी बिहार। इस वीडियो के अंदर हम 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज सोर्स ट्रेसिंग सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चंस को ट्रेस करेंगे इन पर्टिकुलर सोर्सेज के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 69th बीपीएससी और 70th बीपीएससी प्रीलिम्स की भी सब्जेक्ट वाइज सोर्स ट्रेसिंग की थी, पूरे के पूरे पेपर की। उसी तरह से हम इस साल भी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की सोर्स ट्रेसिंग सीरीज लेकर आए हैं। आप लोगों के भरपूर ईमेल्स, कमेंट्स और मैसेजेस के थ्रू में पता चला दैट यू वर वेटिंग फॉर दिस। द डिमांड्स एंड द रिक्वेस्ट जो कि हमें आ रहे थे वो काफ़ी ओवरवेलमिंग थे। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम बीपीएससी बिहार। एंड फाइनली व्हेन द फाइनल आंसर की इज़ आउट एंड व्हेन द फेस्टिव सीजन इज़ ओवर, अब जब हम एस्पिरेंट्स का, सभी आप लोगों का मिजाज पढ़ने का बन चुका है, तो अब इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी फॉलो करेंगे और आप पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखें। ये आपको अपने सोर्स को डिसाइड करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप इनमें से कोई भी सोर्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, इंटरेस्टेड हैं देखने में कि इनका स्कोर कितना आ रहा है, कितने सवाल बन रहे हैं पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, तो आप इस वीडियो को देखिए। आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा आउटपुट है आपके सब्जेक्ट, आपके सोर्स का या बुक का या नहीं है। देखिए, करने के वाले हैं हम इन सोर्सेज या बुक्स के अंदर एनसीईआरटी होगी 6 से लेकर 12th की, ठीक है, और ल्यूसेंट की जीके, जिसका साइंस का सेक्शन, ल्यूसेंट साइंस वाली बुक नहीं, जीके वाली बुक का साइंस का सेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करके अलग से आता है वो, और घटना चक्र जनरल साइंस की, ठीक है। इन सोर्सेज के अंदर हम अपने आज के जो 30 सवाल है, टोटल 30 सवाल पूछे थे बीपीएससी ने साइंस के, उनको ट्रेस करेंगे। और वीडियो के अंत में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका स्कोर क्या होता है। जो भी होगा स्कोर हम वीडियो के अंत में देखेंगे। इन क्वेश्चंस को डील करने के बाद हमें पता चलेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ होम इज 250 यूनिट्स, देन द टोटल एनर्जी इन जूल विल बी। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट्स होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी। मैं आगे से हिंदी के प्रश्न नहीं पढ़ा करूंगी क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। 30 सवाल है हमको डील करने के लिए, तो आप पढ़ लेंगे साइड में लिखे हुए हिंदी के प्रश्न को, अगर आपका माध्यम हिंदी है तो। चलिए, ये प्रश्न हमको 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलता है एक्सरसाइजेज में। स्ट्रेट जैसा पूछा है क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसा ही। तो हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइजेज से क्वेश्चन को उठाया गया है। लेकिन एक सवाल ही आपके सवाल का सोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल के साथ सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जो कंसेप्ट या जो भी कंटेंट हमको ये बुक के अंदर मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी करके एक कंसेप्ट है, यू कैन सी हियर। इसमें एक्सप्लेन्ड है अच्छे से कि क्या होता है 1 यूनिट एनर्जी। यू कैन सी हियर 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के बराबर में है। तो हाँ, देयर आर मेनी पीपल क्लेमिंग क्वेश्चन को दिखा करके हाँ एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के वो कौन से हिस्से हैं जहां से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लायक बनेंगे, ये सोर्स ट्रेसिंग है। ये बताना इंपॉर्टेंट है कि सोर्स एक्चुअल में क्या है, किससे ये क्वेश्चन हल हो रहा है। तो हल इस कंसेप्ट से होता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको 250 यूनिट दिया हुआ और 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई उधर देख करके कि वो होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 900 आएगा, 900 गुना 10 रेज़ टू द पावर 6, और ये पावर शिफ्ट करके दिस कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10⁻8 जूल्स। सो दिस इज द आंसर, है ना। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है, द कंसेप्ट इज गिवन हियर। साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है लूसेंट जीके से भी हल होता है। जब हम पावर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलोवाट आवर को बताया हुआ है कि इसकी क्या वैल्यू है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और यही एक यूनिट ऑफ पावर है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि किलोवाट एटसेट्रा, दीज आर द यूनिट्स ऑफ पावर। एंड जब आपको केडब्ल्यूएच के बारे में पता है, यू कैन फिगर आउट, ये क्वेश्चन बन सकता है लूसेंट जीके से। सिमिलरली घटना चक्र में जब हमने क्वेश्चन को ट्रेस किया, तो 1 किलोवाट आवर की जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, और एक क्वेश्चन है जिसमें रेलेवेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया, बट उसके एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाती है। एंड फ्रॉम हियर घटना चक्र से भी ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, ठीक है। आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ये ऑफकोर्स स्टील है, क्योंकि बाकी सारे मीडियम्स जो है वो लिक्विड्स एंड गैसेज हैं। लिक्विड्स एंड गैसेज में कम होती है स्पीड। हमने कंसेप्ट अगर पढ़ा हो, अगेन दिस इज 9th क्लास की एनसीईआरटी, साउंड का कंसेप्ट है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन, सॉरी ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस, ठीक है। द साउंड स्पीड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट हियर। तो साउंड चैप्टर को पढ़ेगा तो उसके सारे के सारे जो भी प्रॉपर्टीज हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो सब एक्सप्लेन है कि ह्यूमिडिटी में, टेम्परेचर में क्या क्या बिहेवियर चेंज होता है साउंड के स्पीड। उसी तरह अलग अलग मीडियम्स से वो जब गुजरती है तो क्या असर होता है उसकी स्पीड पर। इसी बेसिस पर यहाँ पे बगल में एक टेबल भी दिया हुआ है,
और उसमें मेंशन है अलग अलग स्टेट में साउंड के स्पीड के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो गैसेस यहाँ पे मेंशन है, जैसे हाइड्रोजन और एयर जो ऑप्शंस में थे, आप देख सकते हैं एयर एंड हाइड्रोजन वाटर, ये तीनों है। तो हाइड्रोजन और एयर का यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड, साथ में वाटर का भी, दोनों तरह के वाटर का। इन सब में स्टील की स्पीड आप देख सकते हैं, स्टील के अंदर साउंड की स्पीड जो है हाईएस्ट है। अगेन अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी थी तो आप ये बगैर स्टेबल के भी ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता। तो साउंड उनका फेवरेट है, बीपीएससी ने पहले कई बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट साउंड पे क्या पड़ता है से लेकर के ये जो मीडियम वाला क्वेश्चन है तो कई बार आ चुका है इस तरह से। तो एक तरह से क्वेश्चन पीवाईक्यू से भी बन जाता है। आगे देखते हैं लूसेंट जीके के अंदर स्पीड ऑफ साउंड अगेन टॉपिक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। तो ऑप्शंस में आपको एयर और हाइड्रोजन गैसेस दिख रहे हैं, वाटर जो है लिक्विड है, पर एक ही सॉलिड चीजें रखी थी वो थी स्टील। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहा है लूसेंट जीके से। साथ में यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है, और इस टेबल में आप देख सकते हो कि सॉलिड आइटमों के अंदर यहाँ पे सॉलिड आइटम्स है सारे के सारे। इन मीडियम्स के अंदर जो है स्पीड बहुत हाई है, बाकी लिक्विड्स के अंदर कंपैरेटिवली लो, और गैसेस में सबसे कम स्पीड। ऑल्दो इसमें स्टील के अंदर की स्पीड नहीं मेंशन है, बट कंसेप्ट से क्वेश्चन बन जाता है। बहुत लोगों को कहाँ याद होता है ये स्पीड, किस वाले मीडियम में कितनी स्पीड है। वंस यू नो द कंसेप्ट यू कैन सॉल्व। तो घटना चक्र से भी क्वेश्चन बन रहा है, देखिए यहाँ पे फास्टेस्ट इन सॉलिड एंड देन वेरी स्लो इन गैस, फास्टर देन गैस इन लिक्विड। अगेन ये कंपैरिजन ही है, सॉलिड में सबसे फास्ट, लिक्विड में सबसे कम, और गैस में सबसे कम स्पीड। और घटना चक्र में टेबल भी दिया, आपको पता है कि घटना चक्र पढ़ते हैं तो हर टॉपिक की शुरुआत में आपको थोड़ी सी समरी दी होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी कंटेंट आपको पूछा जा सकता है, पूछा गया उसके बारे में। उसी समरी के अंदर ही, ये समरी नहीं कहेंगे, रादर सिनॉप्सिस जैसा होता है इस चैप्टर का, कि क्या हम आगे आपको किस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो ये उस वाले से ये टेबल उठाया गया, घटना चक्र का हिस्सा है। तो घटना चक्र से भी सवाल बन रहा है। अगला सवाल देखते हैं, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर इज। ठीक है, समतल दर्पण के फोकस दूरी की बात हो रही है, और ये इन्फिनिटी होता है क्योंकि ये प्लेन मिरर है। ठीक है, और जो फोकल लेंथ है प्लेन मिरर की वो इन्फिनाइट होती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्टली ये नहीं मिलेगा, लेकिन उनके अंदर आपको कंसेप्ट जब पढ़िएगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट, तो आपको पता होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एक्चुअली फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो जो भी स्फेरिकल मिरर्स होती हैं, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या फिर आपकी कनकेव मिरर हो, 1 सेकेंड, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या फिर कनकेव मिरर हो, सब मिरर्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है बिकॉज ऑफ देयर शेप। लेकिन प्लेन मिरर का कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है, रादर नहीं होता, नहीं, इट्स इनफाइनाइट, क्योंकि रेस कहीं पे भी जाकर के मीट नहीं हो रही है। इस वजह से ये होता है कि अगर आप इनफाइनाइट ले लेंगे इस वैल्यू को और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यू अगेन कम अप विद इन्फिनिटी ओनली, तो आपका फोकस जो है वो इन्फिनिटी रह जाता है। अब ये कंसेप्ट हम लूसेंट जीके से एज इट इज एक क्वेश्चन को बना सकते थे। देखिए यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर समझा रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। तो लूसेंट जीके से तो ये फिजिक्स वाले पार्ट में एज इट इज ये लाइन लिखी हुई है जो यहाँ पे पूछी गई है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट से होता है, डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है एनसीईआरटी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसका फोकस से रिलेशन एंड देन प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है वो प्रॉपर्टीज पता होती तो आप बना सकते हो डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे मेंशन है ना, इस तरह से मेंशन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाई नहीं है इमेज। देन अगेन यू हैव दिस घटना चक्र का क्वेश्चन। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर पूछा हुआ इन्फिनिटी होती है, और फिर यहाँ पे रिलेशनशिप बताया हुआ है कि क्या रिलेशनशिप है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकस से, और किस तरह से हम ये डिराइव करते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो भी इन्फिनिटी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। बेसिक फिजिक्स है, अगर आपने साइंस पढ़ी है या 10th तक भी ठीक से पढ़ी है, रिवाइज की है, तो ये क्वेश्चन बन जाता। हाँ, ये सारे ही सोर्सेस से ऑलमोस्ट सॉल्वेबल है, और लूसेंट जीके में वो लाइन वर्बैटिम दी हुई थी, आपने देखा। अगला सवाल है, व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने के लिए कौन सी युक्ति है, उसके वाली युक्ति क्या होती है। तो फ्यूज है, हमारे घरों में लगा होता है फ्यूज, वी ऑल नो इट, और ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, तो अप्लायंसेस को बचाने के लिए, तो अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो अप्लायंसेस को कौन बचाता है, फ्यूज बचाता है। साथ ही समरी में ही दिया हुआ है, दिस इज 10th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स, अगेन इलेक्ट्रिसिटी पावर पढ़ेंगे उसमें। तो फ्यूज के बारे में, फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ डिवाइसेस, यहाँ पे मेंशन है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहा है। लूसेंट जीके में देखते हैं ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। इट इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस विच इज यूज्ड इन सीरीज विद इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू सेव इट। किसको, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचाने के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका लूसेंट जीके से बन रहा है कि वो कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचाती है, फ्यूज बचाती है। सेम यहाँ घटना चक्र पे भी मेंशन है। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है यहाँ पे कि हम क्यों फ्यूज को सेफ्टी डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ पे कारण दिया है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से सबसे पहले गल जाता है और फिर आगे अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचा लेता है, वो तोड़ देता है फ्लो ऑफ करंट को, हाई फ्लो ऑफ करंट के फ्लो को ही तोड़ देता है खुद मेल्ट होकर के। ठीक है, एक वॉइड क्रिएट कर दिया अगर खुद मेल्ट हो गया तो। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट जब समझा रहा है ना, तो इसमें मेंशन है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम है सेफ्टी डिवाइस के तौर पर काम करना, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर डैमेज को प्रिवेंट करना एक्सेट्रा। ठीक है, और क्या होता है, करंट जो है बहुत ज्यादा, इट इंक्रीजेस बियॉन्ड द लिमिट, दैट इज व्हाई
इट हैपन, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ऑन हैपन। ये जो क्वेश्चन है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहली बात तो फ्यूज वाला जो क्वेश्चन है तीनों सोर्सेज से बन रहा है, एनसीईआरटी से भी, लूसेंट जीके से भी और घटना चक्र से भी। तो फिजिक्स के आप ज्यादातर क्वेश्चन देख रहे हो कि बन जा रहे हैं सारे ही सोर्सेज से। अगला सवाल अगेन उसी सेम पैराग्राफ से, इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ टाइम सॉकेट क्या होता है? लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? इट इंक्रीजेस वेरी हाई, बहुत बढ़ जाता है। अगेन एनसीईआरटी है, ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स उठाकर लाई हूं मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की एक बुक आती है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। साथ के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उस चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेम, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इट इंक्रीजेस हेवीली, सेम हियर ऑल्सो। बट यस, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सोल्यूशन, द कंटेंट इनसाइड द चैप्टर हैज टू बी द सोल्यूशन, है ना। ये सवाल को सॉल्व करने की क्षमता आपको इसको पढ़ने के बाद ही आएगी ना, ऐसे तो नहीं सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन देख करके। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि ऊपर फ्यूज समझाया हुआ, नीचे शॉर्ट सर्किटिंग समझाया हुआ है। क्या होता है? अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। एनसीईआरटी से बन गया। साथ ही जब आप यहाँ पे पढ़ रहे थे लूसेंट जीके वाला फ्यूज कंसेप्ट पढ़ रहे थे, आप देख सकते हैं डैमेज ड्यू टू हाई करंट क्या करता है फ्यूज? ये हम सेव करता है बहुत हाई करंट के डैमेज से। हाँ, ऑल्दो शॉर्ट सर्किट कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन लूसेंट जीके से सॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए मैं काउंट नहीं कर रही हूँ इसको, लेकिन हो रहा है, पार्शली देखा जाए तो हो रहा है। थोड़ा आंख कान खोल के मतलब दिमाग स्थिर रख के पढ़ेंगे तो बना सकते हैं क्वेश्चन। हमें पता है फ्यूज क्यों यूज करते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? बहुत तेज विद्युत या बिजली का प्रवाह आता है। वैसे ही ये वाला जो घटना चक्र का हमने क्वेश्चन देखा था, इसमें देख सकते हैं क्या होता है, व्हेन द करंट इंक्रीजेस बियॉन्ड द लिमिट, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही तो शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट है। यहां से आप ये क्वेश्चन को बना सकते हो, बट डायरेक्टली ये सिर्फ एनसीईआरटी से बनेगा। इनडायरेक्टली यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम लूसेंट जीके एंड घटना चक्र। आई एम नॉट काउंटिंग इट इन लूसेंट जीके एंड घटना चक्र, इफ यू विश यू कैन काउंट, सॉल्वेबल तो है। आगे देखिए 128, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, बगल में हिंदी वाला क्वेश्चन रहा। तो आपको पावर पूछ रहा है, पावर का आपका पता है कि VI होता है। अब इसको फिर आप वैल्यूज पुट करके बना सकते थे, लेकिन अगर हम सॉल्व करने चले, सोर्स ट्रेस करने चले, तो 10th क्लास की एनसीईआरटी है, इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट समझाया हुआ है, उसके साथ तीनों इक्वेशंस मेंशन है। सिंपल, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, अगर आपने पढ़ा होता आप भी बना लेते। ये तीनों मेंशन है, और जो नहीं मेंशन है उसको आप एलिमिनेट कर दो, सॉरी IR² होगा एलिमिनेट। 100, हाँ ये वाला नहीं है ना, ये और ये मेंशन है, ये भी है, ये भी है। अगेन उसी चैप्टर की एक्सरसाइजेज में लास्ट में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपको बीपीएससी ने एज इट इज पूछ दिया है। देख रहे हैं, ये सवाल है, इसी सवाल को यहाँ पर पूछा हुआ बीपीएससी, ऑप्शंस भी सेम दे करके। तो अगेन एक्सरसाइजेज से क्वेश्चन आ गया। लूसेंट जीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। आप इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ेंगे तो यहाँ पे मेंशन है कि इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू I²R, V²/R और VI SI यूनिट वॉट, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, SI यूनिट वॉट पे बन चुका है। तो ये क्वेश्चन घटना चक्र से भी आप देख सकते हैं सॉल्वेबल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में पावर की वैल्यू वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है बताया हुआ है, और फिर वैल्यूज पुट करके यू गेट द अदर इक्वेशन। हाँ, आपको V²/R मिल रहा है, लेकिन I²R वाला यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन्ड, तो ये पार्शियली सॉल्वेबल है, इसको काउंट कर भी सकते हैं, इट्स योर चॉइस, चाहो तो नहीं करो। घटना चक्र से 2 इक्वेशंस तो मिल जा रहा है। अगला सवाल, we apply a force of 200 Newton on a wooden box and push it on the floor at constant velocity. The marginal friction force will be. तो हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से उसे फर्श पर धकेल रहे हैं, सीमांत घर्षण बल क्या होगा? तो 200 न्यूटन का अगर आप फोर्स लगा रहे हो किसी चीज पर इस डायरेक्शन में, तो जो सीमांत घर्षण बल है यानी कि मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स है वो इसके बराबर ही होता है। तो ये कंसेप्ट हमको एनसीईआरटी के अंदर मिलता है। आप फोर्सेस पढ़ेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रिक्शन के बारे में, एंड देन कैसे फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट लगता है टू द डायरेक्शन आप फोर्स जो लगा रहे हो उस डायरेक्शन से, ठीक है। तो जब कोई चीज मूव करने लगती है तो कैसे मूव करने लगती है, वो फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा रही होती है तब मूवमेंट शुरू होता है, अदरवाइज तो फ्रिक्शन रोके हुए है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवमेंट के सारे कंडीशन दिए हुए हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स बताया हुआ है। अगर मैं उस क्वेश्चन को ट्रेस करूं तो यहाँ पे हमने पूछा है, बीपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन एज इट इज, अगेन एक्सरसाइजेज में से उठाया हुआ है, सेम क्वेश्चन। 200 न्यूटन का वुडन बॉक्स है और उसको ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। डायरेक्शंस का यहाँ पे खेल है, आपको जो समझ में आ रहा होगा कि बराबर का ही बल होता है, मार्जिनल बल उतना ही होता है जितना आप मूवमेंट कराने के लिए उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो बस डायरेक्शन चेंज होगा। 200 न्यूटन का अगर आप फोर्स लगा रहे हैं पुश करने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, तो जब एक्सेलरेशन हो रही होती तो वेलोसिटी चेंज होती रहती, उस सिचुएशन में हमें ये फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ता। बट अब क्योंकि एक्सेलरेशन एब्सेंट है तो आप सीधे इसको बराबर कर सकते हैं, जितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं उतना ही का मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है। तो 200 न्यूटन, ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यहाँ एनसीईआरटी के कंसेप्ट से, और ये क्वेश्चन एज इट इज एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। अगेन दिस इज 10th क्लास की एनसीईआरटी। नाउ इफ यू लुक एट लूसेंट जीके, तो वो कंसेप्ट जिसके बेसिस पे क्वेश्चन कर पा रहे हो, अगर आप फ्रिक्शन को पढ़ेंगे और ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, सेम है वही जो वहां पे बताया हुआ है।
ठीक है, तीनों तरह का फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक, आपको रोलिंग, स्टैटिक, सारा फ्रिक्शन पता चलेगा। तो विल गेट टू नो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो आपका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन लग रहा होता है। देन सारे के सारे फ्रिक्शंस को समझिएगा तो मार्जिनल फ्रिक्शन जो है और उसका जो फोर्स यहाँ पे वुडन बॉक्स के ऊपर लगा रहे हैं उससे रिलेशन आपको क्लियर हो जाएगा। और बिना फॉर्मूलाज के भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि बराबर का बल लगेगा। तो जो भी साइंस ग्रेड्स होंगे या साइंस 10वीं 12वीं तक पढ़ी होगी उन्होंने अनुमान से क्वेश्चन बना लिया होगा कि मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होगा जितना कि वुडन बॉक्स को पुश करे, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होती है उसकी, ठीक है। तो ये 200 न्यूटन ही है। 10वीं की एनसीईआरटी लूसेंट जी के, हाँ इट इज अगेन पार्शियली सॉल्वेबल, नॉट लाइक कंप्लीटली, यू कैन से हाँ बना सकते हैं। आई एम नॉट गिविंग अ पॉइंट टू लूसेंट जी के, हम नंबर 1+1 ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, बनाया हुआ नहीं है, बना के दिखाया हुआ नहीं है, ठीक है। बना तो सकते हो आप, लूसेंट जी के ठीक से पढ़ते तो बना लेते। फिर अगला सवाल, एक और न्यूमेरिकल, a truck starts from the rest down a hill with a constant acceleration. Now it achieves 400 meters in 20 seconds. हर चीज ध्यान रखनी होती है न्यूमेरिकल बनाते समय। डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 400 मीटर, उसके बाद टाइम 20 सेकंड। अब वेट है ट्रक का, वेट ऑफ द ट्रक इज 7 टन्स, देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग इन इट, आपको इसके ऊपर का फोर्स पता करना है, ठीक है। इधर बगल में हिंदी में भी सवाल लिखा हुआ है। अब हम ये क्वेश्चन देखिए, अगेन एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, सेम वही चीज, ठीक है। उसका वजन दिया हुआ है, डिस्टेंस भी सेम, नंबर्स भी वही हैं। अब हम ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है और 1 सेकेंड, विच क्वेश्चन 122, नो दिस 9th क्लास की एनसीईआरटी और उसमें आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको चैप्टर्स में समझाया हुआ है। तो ये 3 इक्वेशन है मोशंस के। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समरी से मैंने ये पिक किया है, वैसे तो चैप्टर के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, डिराइव किया हुआ कि कैसे कैसे ये सब आता है। तो यहाँ पे एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे जो 400 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इतना मूव कर रही है वो एस है। मैं एक बार पेन चेंज करूं तो बेटर होगा सॉल्व करने के लिए। और u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम एंड हाफ a इज एक्सेलरेशन, t इज अगेन टाइम। तो आप इससे, और अगर आपको पता होता कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, आपने पीछे ही देखा है फोर्स वाले चैप्टर में कि इस तरह से हम फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, सो यू कुड फाइंड दिस आउट। इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ पे देखते हैं एक बार, ठीक है। मैं बनाने में थोड़ा सा समय ले रही हूँ, लेकिन फॉर दोज हु डू नॉट नो हेल्प मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है आपको चुपचाप लिखनी है। वो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, 400 मीटर की है। एक बार यूनिट्स भी देख लिया करिएगा, ठीक है। अगर ये मीटर में लिखा है डिस्प्लेसमेंट तो टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करिए। अगर आवर्स में लिखा होता तो कन्वर्ट करो। तो ये तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं चेंज करने की। फिर मास इसका कितना दिया हुआ है, 7 टन दिया हुआ है, इतना चीज आपको मेंशन है। अब क्योंकि देख रहे हैं कि रेस्ट से ये ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये 0 है। इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर में, है ना। फटाफट से करती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेना मुझे। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इससे टाइम मल्टीप्लाई भी करोगे तो 0 आएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं उसका। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे तभी तो हम फोर्स पता कर पाएंगे। फोर्स कैसे होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 7 टन, एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो गुना करके निकाल लेंगे, कोई इसमें टेक्निक तो है नहीं। और टाइम यहाँ पे 20 था तो 20 का स्क्वायर। अब 400 बराबर ये शून्य हो जाएगा तो इसको लिख नहीं रही हूँ मैं, हाफ ए टी हो गया 400, ठीक है। यू कैन सी 200 हो गया कट के, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 200। सो इधर आते हैं, ए कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब इस वैल्यू को पुट कर लीजिए। मास आपको 7 टन दिया हुआ है, टन मतलब 7000 किलो, और एक्सेलरेशन 2 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 14000 न्यूटन के अंदर। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 9th क्लास की एनसीईआरटी से चैप्टर के अंदर पूरा कंसेप्ट है। मैंने इसलिए समरी यूज की क्योंकि समरी के अंदर जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन की जरूरत है। 2 इक्वेशन आपको चाहिए पूरे 9th 10th के बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ये 3 इक्वेशन और ये वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है और फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये 3-4 फॉर्मूले याद रहेंगे, इन्हीं को मिक्स एंड मैच क्रॉस करके आप बेसिक सवाल तो बना लोगे। इन्हें कोई हाई एंड क्वेश्चन नहीं पूछने वाली बीपीएससी आगे भी अगर न्यूमेरिकल पूछ रही है, इसका डर फैल गया बच्चों के अंदर, तो प्लीज जस्ट टेक इट लाइटली, इतना कोई टफ नहीं है। अगला सवाल देखिए, सॉरी अगला सोर्स देखिए, ये है लूसेंट जीके। ये लूसेंट जीके के अंदर भी इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन में आपको ये फर्स्ट सेकंड ये तीनों इक्वेशंस दिए हुए, तो ये सेकंड वाला इक्वेशन यहाँ है, साथ में आपको फोर्स बताया हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो आप लूसेंट जीके से भी क्वेश्चन बना सकते थे, ठीक है। इतना कोई टफ नहीं है, लूसेंट जीके से भी सॉल्वेबल क्वेश्चन। हाँ, न्यूमेरिकल्स बना करके दिखाए नहीं रहते, इसका फायदा है कि आपको इतने एग्जाम्पल दे देगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लायक हो जाएंगे। लेकिन लूसेंट में न्यूमेरिकल्स बनाए नहीं होते हैं, आपको सीधे फॉर्मुला दिया रहता है। अगर आपको याद है, आप साइंस पढ़े हुए हैं या आपने साइंस इंसेट से एक बार 2 बार पढ़ी है, तो ये फॉर्मुला रिवाइज अगर रहता तो बना लेते एग्जाम में, बट डायरेक्टली ये सॉल्वेबल नहीं है, पार्शियली। आई एम नॉट गिविंग पॉइंट टू लूसेंट जीके। ये क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है कंप्लीटली इन माय रिसर्च। तो हम टोटल में जब लास्ट में ऐड करेंगे तो मैं जो भी पार्शियली सॉल्वेबल बोल रही हूँ उनको मैं ऐड नहीं करूंगी, आप ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, अगेन ए न्यूमेरिकल, अ पेयर ऑफ ऑक्सीजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन विद व्हाइल प्लोइंग द फील्ड, ठीक है। जमीन को कोड़ते वक्त इतना 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं 2 बैल के जोड़े।
ठीक है, मतलब एक बैल का जोड़ा। द फील्ड प्लोड इज 15 मीटर, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया हुआ है, वर्क डन कितना होगा। तो आपको वर्क पूछ रहा है, मैंने बताया वर्क के लिए आपको फोर्स इंटू एस का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कहाँ गए ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको अगेन 9th क्लास की एनसीईआरटी है, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये चैप्टर है, ठीक है, 9th क्लास की बुक के अंदर जो चैप्टर आपका वर्क वाला है, वर्क और एनर्जी वाला, उसमें ये अंदर जगह जगह पर जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो इस तरह से नहीं एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दे देते हैं, उसमें ये दिया हुआ है सेम क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है बुलेट कार्ड वाला, देख रहे हैं यूनिट, ये जो पावर्स सॉरी जो वैल्यूज दी हुई हैं वो भी एग्जैक्टली सेम है। साथ ही मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया जो कि सेम तर्ज पे है और उसको सॉल्व भी किया हुआ है। तो अब अगेन आपको कुछ नहीं करना है, एफ इंटू एस, तो आपको फोर्स दे रखा है 140 और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 15, और आप जब इसको दोनों को गुना करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 210, और इसका एक और जीरो आ गया, सो दिस इज 2100 जूल्स। इतना का फोर्स लग रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक न्यूमेरिकल्स है, 9th क्लास की एनसीईआरटी से सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये लुसेंट जी के में अगेन वर्क का जो फॉर्मूला है एफ इंटू एस, ये आपको मिल जाएगा, आप वहां से बना सकते हो। लेकिन अगेन आपको एग्जांपल्स नहीं दिए हुए हैं, करके नहीं बताया हुआ है, तो मे बी मतलब आप नहीं कहोगे कि हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दिस फॉर्मूला इज देयर इन लुसेंट जी के। तो हाँ, यू सी आपको कंसिडर करना है कि नहीं करना है, बट आई एम नॉट टेकिंग इट बिकॉज आपको न्यूमेरिकल्स नहीं दिए हुए हैं बनाने के लिए लुसेंट जी के में, वहाँ पे सिर्फ समरी होती है। अगला सवाल है, और वो घटना चक्र से भी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सिर्फ एनसीईआरटी से बन रहा है। अगला क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। तो क्या हो रहा है इस सिचुएशन के अंदर, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, एनर्जी कंजर्व रह रही है, वायलेट नहीं हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो कैसे? अगेन दिस इज एनसीईआरटी क्लास 9th ओनली, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके टॉपिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो लाइन जो आपको पूछी गई है सेम लिखी हुई है। ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ appears as an equal amount of increase in kinetic energy। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला कि हमेशा टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल और किनेटिक एनर्जी का सम हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा ताकि ये स्थिर रहे, ये कांस्टेंट रहे। और इसी को दर्शाने के लिए एक एक्टिविटी भी दी हुई है जिसमें यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू में अगर इंक्रीज होगा तो इसकी वैल्यू में डिक्रीज होता जाएगा कॉन्स्टेंटली। वैसे ये उल्टा होता है, सॉरी, अगर कोई चीज ऊपर से फॉल कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी घटती है। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी दैट यू एक्वायर एज यू नो बाय द वे ऑफ हाइट दैट यू अचीव, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट किस हाइट पे है, किस पोजीशन पे है, उसकी वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है। अगर आप हाइड्रोलिक एनर्जी का कंसेप्ट समझते हैं तो पहाड़ पर से या बहुत ऊंची जगह से पानी को गिराया जाता है, तो जब वो ऊंचाई पर है पानी, उसके पास बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल है, बट व्हेन मोमेंट ही स्टार्ट्स टू फॉल, तब उसके अंदर जो एनर्जी आती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो मूवमेंट से रिलेटेड एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी जब अपनी पोजीशन या हाइट की वजह से कोई एक ऑब्जेक्ट एनर्जी पोजेस कर रहा है कि अब जब वो गिरेगा तो अपनी एनर्जी को डिसिपेट करेगा और वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। ओवरऑल कंजर्व रहेगा, जितना इसमें था उतना ही ये टोटल इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च करेगी, ठीक है। मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तब्दीलियत आ रही है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लॉस्ट। फाइन, ये कंसेप्ट आप यहाँ से एनसीईआरटी से कर सकते हो, थोड़ा सा डिटेल से पढ़िएगा, अभी समझाने में समझ आएगा, हम सोर्स ट्रेसिंग करने आए, आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। अगेन आप ये कंसेप्ट अगर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टू टाइप्स पढ़ेंगे लुसेंट जी के में, तो यू कैन सी जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन किया है वही सेम चीज जो वहाँ पे हमने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ी थी, यहाँ पे इन्होंने उसका सम बता रखा है, ठीक है। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताई हुई, हाँ फ्री फॉल का कंसेप्ट नहीं एक्सप्लेन है तो हम इसको कहेंगे पार्शियली सॉल्वेबल, ठीक है ना। फ्री फॉल यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाँ, ऊपर अगर आप बॉल थ्रो कर रहे हो, वो वाला एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी घटता है और टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप इससे अगर बुद्धि लगा सकते तो आप ये क्वेश्चन बना सकते थे। कंसेप्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का दिया हुआ है लुसेंट जीके में भी, ठीक है। और घटना चक्र में इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट पूरे अच्छे से हुआ बैटरी में एक्सप्लेन नहीं मिला, तो हमने इसको यहाँ पे लगाया नहीं है। बस ये क्वेश्चन अगर हम तरीके से देखें तो सॉल्वेबल एनसीईआरटी से ही हो रहा है, 9th वाली ये, और इनडायरेक्टली या पार्शियली लुसेंट जीके से हो रहा है। नेक्स्ट, विच मेटल कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कैंसर को कहते हैं, ठीक है। उसके ट्रीटमेंट के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो बीपीएससी के फाइनल आंसर के हिसाब से ये है प्लैटिनम। और ये है हमारी 12th क्लास की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। इसमें आप चिलेशन के कॉन्सेप्ट को जब पढ़ते हैं तो आपको मिलता है, यहाँ पर देखिए, सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लैटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। और आप ऊपर पढ़ेंगे तो यूल गेट टू नो ट्यूमर्स आर द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, और ट्यूमर उस तरह का ग्रोथ होता है, द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इटसेल्फ इज अ ट्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैटिनम लिखा हुआ है कि ये ट्यूमर्स को ठीक करने के काम आता है। एज इट इज यहाँ पर वो कार्सिनोमा कीवर्ड यूज्ड तो नहीं है,
तो मेडिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा होता है, डायरेक्ट वर्ड्स नहीं मिलेंगे, बट यू कुड फिगर आउट। ये 12th की केमिस्ट्री रिलेशन है। बड़ा मुश्किल है कि कोई इंसान इतना डिटेल में 12th की केमिस्ट्री पढ़े, अगर देयर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। 11th 12th की साइंस की बुक्स को कवर करना डिटेल में, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। लोग कोचिंग्स ले रहे हैं पढ़ने के लिए, उसी केमिस्ट्री को आप घर बैठे कैसे पढ़ लीजिएगा। बट हाँ, ये सवाल जो है 12th की केमिस्ट्री से बन रहा है। अगर आपने पढ़ा था, याद था, तो गुड वेल एंड गुड, और नहीं पढ़ा था तो फिर क्या ही कर सकते हैं, बीपीएससी कुछ भी पूछ रही है आजकल। एक और सवाल है अगला। अब देखिए, सिर्फ एनसीईआरटी से बन रहा है, ना ये लूसेंट जीके में मिला, ना घटना चक्र से मिला। आई एम गोइंग टू बी टोटली ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आई मीन ऑफ कोर्स ये हम रिसर्च कर रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग एल्स, दिस जस्ट रिसर्च। किससे बन रहा है, किससे नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत भी हिंट मिल जा रहा है किसी बुक में, तो भी लाके मैं रख दे रही हूँ। नहीं मिल रहा तो इट्स एब्सेंट, ठीक है। देखिए अगला सवाल, फुल फॉर्म ऑफ पीएचवीबी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये वाला है। आप देखते हैं ये क्वेश्चन हमको फिर कहाँ पे मिला, ये एनसीईआरटी के अंदर मिला, 12th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की। जब हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पढ़ते हैं तो यू सी हियर पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलियरेट PHBV, और पूरा इसको बताया गया कि कैसे कि कोपॉलीमराइजेशन से मिलता है हमको, हम इस कंपाउंड और इस कंपाउंड की कोपॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमको मिलता है, पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस के लिए। अब यू शुड रीड दिस वेरी वेल, आगे जाकर पूरा मत पढ़ो, बट जो मैं यहाँ पे तुमको दे रही हूँ पैराग्राफ्स निकाल कर, एटलीस्ट ये पढ़ लो, इसके ऊपर नीचे एक दो पढ़ लो, क्योंकि उनको बस इतना ही आता है, ठीक है। एक एरिया पकड़ लिया, उसके ऊपर नीचे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो आप ये देख लेना, मे बी कल को PHBV के वो यूटिलिटी पूछ लें, आप पैकेजिंग में यूज करते हो, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। मैं इसको मिटा तो नहीं, थोड़ा सा मिसलीड हो रहा है। ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होता है, और एटसेट्रा एटसेट्रा। और PHBV बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसका और इसको पॉलीमराइज करके ये मिलता है। पॉलीमर्स में पढ़ना है, पॉलीमर्स फेवरेट है बीपीएससी का, वो हर बार पूछती रहती है कुछ ना कुछ, कभी केवलार पॉलीमर पूछ लेगी, कभी अभी PVC वगैरह तो इनका हो गया काफी पुराना, ठीक है। अब कुछ अलग लाए हैं ये लोग, हाई लेवल पे जाकर के पूछ रहे हैं। तो ये पैराग्राफ देख लो, 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है, पॉलीमर्स वाला चैप्टर पढ़ लेना नेक्स्ट एग्जाम के पहले, ठीक से पढ़ लेना। केमिस्ट्री का चैप्टर अगर आप लूसेंट से पॉलीमर्स पढ़ रहे थे तो मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी से पॉलीमर पढ़ लो, कि ऐसा वैसा भी पूछ लेंगे। फाइन, this question is solvable from only NCERT. Moving on to the next question. ये देखिए, the pH value of 0.1 normal HCl solution is approximately, तो ये एक होता है। क्यों? क्योंकि जो 0.1 नॉर्मल HCl है वो 0.1 मोलर HCl के बराबर होता है। और एनसीईआरटी के अंदर आपको ये दिया हुआ नहीं है, ये हमारी 11th की एनसीईआरटी है, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट मेंशन है, ये वाला पीएच का और लॉग का क्या रिलेशनशिप है। अगर आप एक साइंस ग्रेड है, इंजीनियर है, या जो भी, अगर आपने पढ़ी है केमिस्ट्री 12वीं तक, आप जानते होंगे। नहीं पढ़ी है तो बड़ा मुश्किल होगा समझना, मैं नहीं बोलूंगी आप इसमें एनर्जी इन्वेस्ट करो, एक दो सवाल के लिए पता चला लोगैरिथम पढ़ रहे हैं ऑल। बट हाँ, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी, 11th क्लास की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से नहीं बन पा रहा है, पार्शली बन रहा है। क्योंकि देखिए, जब हम यहाँ पे टेबल देखने गए तो यहाँ पे 1 मोलर HCl सोल्यूशन का दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा पीएच। अभी क्या ही बोला जाए। और यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है नॉर्मेलिटी का, तो लॉग सॉल्व कर पाते हो तो कर लोगे, ठीक है। वैसे इसका आंसर है 1, तो दिस इज नॉट सॉल्वेबल फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स लाइक कंप्लीटली। तो मैं तो इसको एनसीईआरटी से भी सॉल्वेबल नहीं बता रही हूँ, बट अगर आप गूगल करेंगे तो यूल गेट टू नो के हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है उसके लिए नॉर्मेलिटी और उसकी मोलारिटी बराबर होती है। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन है ना, तो उसका पीएच जो है वो 0.1 ही होगा, ऐसा ये सॉरी, उसका पीएच जो है वो ये 1 होगा। तो मोनोप्रोटिक एसिड है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पे ये सोल्यूशन निकाला है इन्होंने। लॉग अगर आता है तो आप कर सकते हो, नहीं आता तो जस्ट मूव अहेड। और कुछ साइंस ग्रेड्स और इंजीनियर्स के लिए दिस गोइंग टू बी वेरी इजी, बट फॉर दोज हु आर नॉट वेल वर्स्ड विद दिस, मुझे नहीं लगता आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए एक सवाल के लिए, तो कम से कम नहीं। और वैसे भी अगर आपको बहुत अच्छा साइंस प्रिपेयर्ड है, आपका 30 में से अच्छा एवरेज जो है 25 बनता है, तो इस तरह के एक दो सवालों को ही जोड़ा जा रहा है जो नहीं बन रहे। बाकी सारी न्यूमेरिकल जैसे तो है नहीं। अगर आपके न्यूमेरिकल सिर्फ इस फॉर्मूला से बन जा रहे हैं, अगर आपके न्यूमेरिकल सिर्फ इस फॉर्मूला से बन जा रहे हैं, सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग से वो बन जा रहे हैं कि फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट टू ईच लगता है, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। अगर बॉक्स को पुश कर रहे हो तो धरती से कितना फोर्स लगेगा, फोर्स बराबर लगेगा जब तक वो स्टैटिक है, मूव करने लगी तो तुम्हारा फोर्स ज्यादा हो गया, आप ओवरकम कर गए उस अपोजिंग फोर्स को। ये कंसेप्ट क्लियर है तो बना लोगे। लेकिन ये जो न्यूमेरिटी मोलारिटी में चले गए हैं, एवोगाड्रोस लॉ और फिर बाकी सब पढ़ाएंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी टफ फॉर पीपल अराउंड। सो आई जस्ट वोंट सजेस्ट कि आप इसमें जाइए, बहुत समय लगेगा और आउटपुट बहुत कम है, ठीक है। बट हाँ, मुझे सोर्स ट्रेस करना तो मैंने कर लिया, 11th क्लास की एनसीईआरटी में थोड़े बहुत हिंट्स मिल रहे हैं, बाकी आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। लोग उस टाइम पे सप्लीमेंट्री बुक्स पढ़ते हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए भी सप्लीमेंट्री बुक्स पढ़ते हैं, तब जाके क्लियर होता है, ठीक है, ये लोगैरिथम वाला और मोलारिटी नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट। अभी आते हैं अगले सवाल की तरफ। दैट क्वेश्चन इज नॉट सॉल्वेबल कंप्लीटली फ्रॉम एनी ऑफ द 3 सोर्सेज दैट वी हैव चोजन हियर। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉनसेंस कोडॉन। अब कोडॉन क्या होता है? तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन, कहते हैं ना खाओ प्रोटीन बनेगा, बॉडी में मसल्स आएंगे, ये प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस को जोड़ करके बनता है। तो 5 अमाइनो एसिड को जोड़ करके मान लो एक प्रोटीन सीक्वेंस बनता है, तो वो अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए, एक अमाइनो एसिड को बनाने के लिए एक कोडॉन होता है, और वो कोडॉन होता है ये चीजें,
ठीक है, जैसे UAA हुआ, AUG हुआ, इस तरह के ये जो सीक्वेंसेस हैं, DNA सीक्वेंसेस, ये कोड करते हैं अमीनो एसिड्स को, और वो अमीनो एसिड्स जो हैं वो कोड करेंगे टू सर्टेन प्रोटीन। तो अगर आप कंसेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, आपको वहां पे पता चलेगा ये सब। दिस इज 12th क्लास की बायो की बुक, और इसमें कोडॉन्स ऑफ वेरियस अमीनो एसिड्स मेंशन्ड है, और मेंशन्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं एक से ज्यादा कोडॉन्स के द्वारा कोड किए जाते हैं, तो उन्हें डीजनरेट कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने नॉनसेंस पूछ लिया है, दे में आस्क यू आगे डीजनरेट कोडॉन्स क्या होता है, यूनिवर्सल कोडॉन क्या होता है, इनिशियल कोडॉन क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दे दिया। बट आप यहाँ देखिए, जो भी स्टॉप कोडॉन्स है, मतलब वो कोडॉन जो ऐसा कोड करते हैं कि इस सीक्वेंस के फॉर्मेशन को अब रोक दो, जितना जरूरी था उतना कोडिंग हो चुकी है, नाउ वी हैव टू स्टॉप, मतलब एक तरह का स्विच जो कि बता रहा है टू स्टॉप। ये इसका कोई सेंस नहीं होता। सेंस मतलब ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है, ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे मिथ्योनिन जोड़ दो, ये नहीं बोल रहा यहाँ पर एडेनिन जोड़ दो, टायरोसिन जोड़ दो, वैसे वो तो यहाँ पे है नहीं, यूरासिल जोड़ दो। तो जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा वो है स्टॉप कोडॉन, मोस्टली वही होते हैं नॉनसेंस कोडॉन। तो जहाँ पे 3 स्टॉप कोडॉन दिए हुए यहाँ पे मेंशन UAA, UAG एंड UGA, these are the nonsense codons. So this question is solved from NCERT. And again, ये घटना चक्र है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड देकर के। एक इसमें जो पॉइंट है, इट हैज स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन, और बाकी के सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि यूनिवर्सल होते हैं जेनेटिक कोड्स, ट्रिपलेट्स में होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है, और 20 अमीनो एसिड्स को करस्पॉन्ड करते हैं, नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन एम्बिगुअस है, कॉमनलेस है। तो ये सारी की सारी बातें सही हैं। इनके एक्सप्लेनेशन में आप देखते हो मेंशन है कि 64 कोडॉन्स होते हैं जो कि 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में। मतलब 3 कोडॉन्स जैसे कि AUG मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, मिथ्योनिन को कोड करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि 3 × 20 करो तो आपको कुछ ऐसे 60 अमीनो एसिड्स, तो मतलब एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 ये जो यूनिट्स हैं कोडॉन के यहाँ पे लग रहे हैं। तो इस तरह से यू कैन फिगर आउट। यहाँ पे मेंशन है कि 61 जो है वो सेंस कोडॉन्स हैं, मतलब इन 64 कोडॉन्स में से 3 जो हैं वो नॉन सेंस हैं और इस 61 सेंस है, मतलब इनका कोई मतलब है, ये किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। मतलब अगर ये लिखे हुए कहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके करस्पॉन्डिंग वाले यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो सॉरी ट्रांसलेशन जब होगा तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड लग के आ जाएगा। इसका मतलब होता है इट्स काइंड ऑफ अ सिंबल कि आप फलाना वाली चीज यहाँ पे अप्लाई करिए, ठीक है। कोडॉन्स आर सिंबल्स और साइंस जो कि प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं कि ठीक है फलाना फलाना अमीनो एसिड को जोड़ो, अब इसके बाद इस अमीनो एसिड की बारी है, अब इसके बाद इस अमीनो एसिड की बारी है, इसको जोड़ते चलेंगे। मैं एग्जाम शेप्स की वजह से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ी तकलीफ होगी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक सम शेप्स ताकि आप समझ लीजिए। ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो इसको मान लीजिए अलग अलग ये अमीनो एसिड्स हैं और इसके सीक्वेंस से मान लीजिए एक किस्म का प्रोटीन बनता है। तो ये कैसे बन के आएगा इसके लिए एक कोड है, ये कैसे बन के आएगा इसके लिए एक कोड है। इस तरह से 3-4 कोड्स, 3 ट्रिपलेट्स में इस तरह से कोड्स होते हैं जो कि हर अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो 3 ऐसे कोड्स हैं यहाँ पे देखिए, UAA, AUG एंड UGA, जो कि स्टॉप कोडॉन्स हैं, जो कि किसी भी अमीनो एसिड सीक्वेंस के सिंथेसिस को रोकते हैं, प्रोटीन के सीक्वेंस को बनने से रोकते हैं कि अभी कंप्लीट करना है प्रोसेस। तो ये और कुछ कोड नहीं करते, बस स्टॉप कोड करते हैं, इसलिए इनको नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। उसी तरह से जैसे स्टॉप कोडॉन है, एक स्टार्ट कोडॉन भी होता है, जैसे कि AUG एक स्टार्ट कोडॉन है। अब तुमको कोई भी आप अमीनो एसिड सीक्वेंस देखेंगे तो उसकी शुरुआत में पहला कोडॉन जो होगा वो AUG होगा। ये कोड करता है कि आप शुरू करो। और इसका एक और मतलब होता है, अगर ये कहीं बीच में आ रहा है तो इसका मतलब आप मेथियोनिन कोड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये 12th क्लास की NCERT से ये वाला कॉन्सेप्ट जाके देख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन बन सकता है। तो बायो की NCERT है और यहाँ से एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, साथ में ये बायो की NCERT से सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर स्टॉप कोडॉन्स लिखे हैं UAA, UAG, UGA, ठीक है। UAA, 1 सेकेंड, UAG एंड UGA, UAG, ओके 143। हाँ, मैं उल्टा समझ रही थी। इनमें से कौन सा नॉनसेंस कोडॉन है, तो ये सारे के सारे सेंस है। AUG वाला तो स्टार्ट कोडॉन है, इट मेक सेंस, ये सारा का सारा सेंस बनाता है। दिस इज अ नॉनसेंस कोडॉन। आप यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस देख रहे हैं इसमें से ये UAA वाला ऑप्शन आपको दिया है, तो आपको बाकी के दोनों भी आगे से ध्यान रखने हैं कि एलिमिनेशन की बेसिस पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन दिया हुआ आपको, UAA वाला, दिस इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे सेंस कोडॉन्स हैं, नॉनसेंस वाला सिर्फ ये है, ठीक है। तो सॉल्व, NCERT से भी सॉल्व और घटना चक्र से भी सॉल्व। इस तरह के डिटेल कंसेप्ट लूसेंट जीके में नहीं मिलेंगे आपको, वो 10th तक का मोस्टली कवर करते हैं, तो दिस इज एब्सेंट, वो नहीं मिल रहा वहां पर। अगला सवाल है दिस इन बायो। हाँ, अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू हार्मोन्स निकलते हैं। और जब आप 8th क्लास की साइंस की NCERT है, यहाँ पे देखा हुआ देख सकते हैं, हाईलाइटेड है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स, आगे डिटेल में भी कि केमिकल होते हैं हार्मोन्स एक तरह के, और ये कहाँ से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। जगह जगह पर आपको 8th क्लास की NCERT में मिल जाएगा। लूसेंट जीके के अंदर अगेन आप जब
एनुअल लाइफ सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेंशन होंगे और उसमें फर्स्ट चीज इसकी फंक्शन के हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। सिमिलरली घटना चक्र के अंदर भी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सिक्रीट हार्मोन। अगेन आपका चैप्टर के स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से ये क्वेश्चन करनी है, एक्सप्लेनेशन वाला ये। तो तीनों सोर्सेस से वो क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, किस चीज के बने होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स? तो ये बने हुए होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स के इन वेरिंग कॉम्बिनेशंस व्हिच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पीशीज, सेल टाइप एंड ऑर्गेनेली। अब इस तरह से डिटेल में आपको ये एनसीईआरटी के अंदर ही मिल सकता है। तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन वेरिंग कॉम्बिनेशन, तो जब आप दिस इज 11th क्लास की एनसीईआरटी, जब इसको पढ़िएगा यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल मेंशन है और बताया हुआ कि कैसे प्रोटीन्स, शुगर, लिपिड्स इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है। 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड्स है। लिपिड्स आपका अगर आप फैट्स को तोड़ दो सिंपलर फॉर्म में तो उसको लिपिड्स कहते हैं, या फिर लिपिड्स कंबाइंड टू फॉर्म फैट्स, ठीक है। तो सिंपलर यूनिट्स ऑफ फैट्स हो गया और प्रोटीन आपको पता ही क्या है। तो ये आपका कुछ 92% हो रहा है, मतलब 8% बाकी और भी कुछ चीजें होंगी, केमिकल्स होंगे, ठीक है, जैसे शुगर्स एंड डिफरेंट थिंग्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये तो होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कुछ लिपिड्स होते हैं। सो यू गेट टू सी दिस फ्रॉम हियर, फाइन। यहाँ पे देखिए रेशियो प्रोटीन लिपिड्स वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, वही चीज यहाँ पे मेंशन हो गई है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल में अलग अलग कॉम्बिनेशन में होता है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहा है, 11th क्लास की बायो की एनसीईआरटी है। अभी हम यहाँ पे अगर लूसेंट जी के देखें तो मोर और लेस आपको जब आप पढ़ रहे चैप्टर को सेल मेम्ब्रेन या यहाँ पर, तो यू विल सी कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, मेंशन्ड है। और इसके अंदर डबल परमेबल मेम्ब्रेन है ये, और जो कि फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स। सो अगेन यहाँ पे कीवर्ड जो है प्रोटीन्स, लिपिड्स मेंशन नहीं है। लूसेंट जी के से ये क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टली अच्छी तरह से सॉल्व नहीं हो रहा है। फॉस्फोलिपिड खाली मेंशन्ड है, बट एलिमिनेशन से आप बना सकते हैं कि लिपिड्स ओनली तो मेंशन नहीं है तो आप इसको काटो, प्रोटीन ओनली तो नहीं मेंशन है, फॉस्फोलिपिड्स मेंशन है, तो लिपिड्स और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन को हम फॉस्फोलिपिड्स कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप, क्योंकि ये कीवर्ड जो है ना ओनली करके बेसिस से आप एलिमिनेट कर लेंगे, तो हाँ एलिमिनेशन के बेसिस पे आप एक क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हो, क्योंकि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का बना हुआ है पता चला, तो लिपिड के अलावा और भी मॉलिक्यूल है, सिर्फ लिपिड नहीं है, और लिपिड तो है ही है इसलिए प्रोटीन नहीं है। So you could cut this and you could cut this and then you could check this on. तो आप ये लूसेंट जीके से बना सकते थे क्वेश्चन, ठीक से पढ़ा रहता। तो वैसे ही घटना चक्र में भी देख सकते हैं आप, प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों का बना हुआ है, तो यहाँ पे बोथ करके ऑप्शन तो दिया हुआ है नहीं, देखिए ओनली दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है तो एक बार को कंफ्यूज होते, लेकिन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दोनों चीज है, तो ये घटना चक्र से भी क्वेश्चन बन जा रहा है ना। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू एंड एक्सप्लेनेशन, यू कैन सी एवरीथिंग। अगला सवाल, जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, क्या फंक्शन करता है जाइलम प्लांट्स के अंदर? तो वाटर और डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स को ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट करता है ना। ये हमारी 7th क्लास की साइंस की बुक है, 7th बेसिक छोटी वाली क्लास की। द वस्कुलर टिश्यू ऑफ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट इज जाइलम। आपको क्या पूछा है? पानी और न्यूट्रिएंट्स, वही कीवर्ड मिल गया, एनसीईआरटी से हो रहा है, 7th क्लास की एनसीईआरटी। फिर लूसेंट जी के में आ जाइए, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पढ़ना है, प्लांट्स पढ़िएगा, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम सब दिया हुआ है, जाइलम के साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये क्वेश्चन लूसेंट जी के से भी बन रहा है। बाकी पूरा प्रॉपर्टी आपको जाइलम का देगा, सब पढ़ लीजिएगा, आगे दोबारा में भी इस टॉपिक से और पूछ ले। नेक्स्ट घटना चक्र है, ये घटना चक्र में भी आप प्लांट टिश्यूज जब पढ़ेंगे तो उसमें जाइलम को एक्सप्लेन है, जाइलम का इस्तेमाल किया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब बाय द रूट्स। तो ये क्वेश्चन तीनों सोर्सेस से बन जा रहा है। अगला सवाल, द पार्ट वी ईट इन मैंगो इज, वो कौन सा पार्ट है? दैट इज मेसोकार्प, मध्य फल भित्ति, ठीक है। और एनसीईआरटी है हमारे पास, ये 11th क्लास की बायो की एनसीईआरटी है, और हमको यहाँ पे देखने को मिलता है द मिडिल फ्लेशी एडिबल पार्ट, ठीक है। ये मैंगो के अंदर पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प एंड अ मिडिल फ्लेशी एडिबल मेसोकार्प। एडिबल लिखा है ना, मेसोकार्प को एडिबल मेंशन किया हुआ है, मतलब आप मैंगो में कौन सा पार्ट खा रहे हैं? आप मेसोकार्प खा रहे हैं। तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल। यहाँ पे पूछना कि कौन सा पार्ट हम खाते हैं, कौन सा पार्ट एडिबल है, तो मेसोकार्प है। अगेन ये है लूसेंट जी के, यहाँ पे देखिए मैंगो, मेसोकार्प, प्लांट्स के कौन से पार्ट को खा रहे हैं हम, यहाँ पे पूरा एक चार्ट बना हुआ है, और बड़ा चार्ट है, मैंने छोटा सा ऐसा लगाया क्योंकि यहाँ पे काम बन गया मेरा। तो आप देख सकते हो मैंगो का मेसोकार्प खाते हैं, बाकी प्लांट्स के भी दिए हुए हैं, तो आप टेबल देख लेना, मे भी आगे क्वेश्चन दोबारा बन जाए। जो ये कीवर्ड एडिबल पार्ट देख के लग रहा है कि यहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुके हैं वो, ठीक है। एप्पल का पूछ चुके हैं, एप्पल का कौन सा हिस्सा खाते हैं एडिबल, तो इस बार मैंगो पे आए, तो फेवरेट एरियाज है, ध्यान दीजिएगा। दो सोर्स से सॉल्व हुआ, वो घटना चक्र से नहीं सॉल्व हुआ, वो एडिबल मैंगो पार्ट वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग क्यों करते हैं? एंटी नॉकिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है, इट्स एन एंटी नॉक कंपाउंड। तो ऑक्टेन रेटिंग से क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिस लूसेंट जी के है,
यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेंशन्ड है कि एंटी-नॉक कंपाउंड्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द नॉकिंग प्रॉपर्टी और टू इंप्रूव द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल ऑफ अ सर्टेन केमिकल, सर्टेन केमिकल्स आर एडेड टू इट। टेट्राइथाइल लेड जो है वो बेस्ट एंटी-नॉक कंपाउंड है, ठीक है। तो नॉकिंग का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, जब गाड़ी चलती है तो उसे एक मेटालिक साउंड निकलता है इरेगुलर बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से, उसी को नॉकिंग कहते हैं। इसकी वजह से एफिशिएंसी इंजन की कम हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा यूज करता है। तो जिस फ्यूल में मिनिमम नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है वो परफेक्ट होता है, वो प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि एंटी नॉकिंग इंट्रोड्यूस की जाए ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, टेट्राइथाइल लेड ऐड करते हैं ताकि ये जो मेटालिक साउंड है ये प्रोडक्शन इसका कम हो जाए। सो दिस इज द आंसर, है ना। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा टेट्राइथाइल लेड वाला। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाते हैं हम टेट्राइथाइल लेड को ऐड करके फ्यूल के अंदर। और ये सवाल आपको घटना चक्र में बन जा रहा है, टू अवॉइड द नॉकिंग ऑफ इंजन ऑफ अ कार कौन सा आप एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हो, टेट्राइथाइल लेड को यूज करते हो, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो अगर आपने ऑक्टेन रेटिंग पढ़ी थी तो आपको एंटी नॉकिंग का कंसेप्ट पता होता है कि क्यों बढ़ाते हैं, क्यों कोशिश करते हैं ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने की, डीजल इंजन के अंदर C10 रेटिंग बढ़ाने की। एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फ्रॉम लूसेंट जीके एंड घटना चक्र बट नॉट द एनसीईआरटी, दे डू नॉट हैव मेंशन्ड इट ऐसे लाइन बाय लाइन, फाइन। हाँ, फ्यूल्स डिस्कस किए हैं उन्होंने, एंटी नॉकिंग डिस्कस की है, दूसरे कंपाउंड्स मेंशन्ड हैं शायद, प्रोबेबली, हाँ, बट टेट्राइथाइल लेड नहीं मिला जो ऑप्शंस में है उसमें से, सो वी आर नॉट कीपिंग इट हियर। अगला क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियों के अंदर किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। सो आंसर इज लेवोनॉर्गेस्ट्रिल। और जब हम इसको ट्रेस करने चले अपने सोर्सेज में, तो जब एनसीईआरटी देख रहे हैं, ये दिस इज 12th क्लास की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग करके टॉपिक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ना सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट देन प्रोजेस्टेरोन। नॉरएथिंड्रोन जो है एक एग्जांपल है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का, जिसका वाइडली इस्तेमाल किया जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग के जैसा। द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव इज एथिनाइल लेस्टाड्रियोल और नोवेस्ट्रोल। सो दिस इज लेस्ट्राडियोल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, बट लेवोनॉर्गेस्ट्रिल यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, सी अगर आप कोई अवेयर सिटीजन हो तो आपको इतना पता होगा, एनसीईआरटी के अंदर ना आपको, मैंने यहाँ पे इमेज लगानी भूल गई हूँ, कोलिकैल्सिफेरॉल के बारे में मेंशन है, ठीक है, कि विटामिन डी के लिए होता है। यहाँ देखिए लूसेंट जीके के अंदर भी मेंशन है, विटामिन डी को कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं हम, केमिकल नेम उसका ये है। और यहाँ पे देखिए अर्गोकैल्सिफेरॉल भी एक्सप्लेन्ड है, तो कैल्सिफेरॉल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे जब आप कैल्सिफेरॉल समझ गए तो आपको पता है कि विटामिन डी से रिलेशन है इसका। अर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलिकैल्सिफेरॉल दो तरह के होते हैं, एक विटामिन डी को कोड करता है, एक B12 को कोड करता है, ऐसे करके D2 एंड D3 को कोड करता है, तो ये डिफरेंस होता है। और इस बेसिस पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे कि इसका बर्थ कंट्रोल से कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमने इसको एनसीईआरटी में पढ़ा, इसको लूसेंट जीके में भी आपने पढ़ा होगा, तो यू कैन एलिमिनेट दिस। एंड इफ यू आर अ पर्सन जिसको सर्दी जुकाम हुआ है और इंडिया में रहते हुए तो ऑफकोर्स नहीं हुआ होगा, तो आपको पता है कि सिट्रिजिन या लेवोसिट्रिजिन नाम की गोली आती है, वो हर केमिस्ट आपको सबसे पहले देता है। कोई आपको एलर्जी हुई तो भी आपको सिट्रिजिन खाने को मिलती है, तो ये एलिमिनेट कर सकते थे, ये एलिमिनेट कर सकते थे। आप कंफ्यूजन आता वनलाफ्लेक्सिन और लेवोनॉर्गेस्ट्रिल के अंदर। तो व्हेन यू नो कि फर्टिलिटी का इशू है एंड फर्टिलिटी का कंसेप्ट है, एंटी फर्टिलिटी एंड कॉन्ट्रासेप्शन की बात हो रही है, तो हॉर्मोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स या उनको क्या कह सकते हैं, उनकी कॉपी करता हुआ कोई प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। तो दिस ऑर्गेस्ट्रल, दिस डजंट लुक समवट सिमिलर टू द प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रल। और अगर आपने बायो पढ़ी है थोड़ी भी और ये वाले चैप्टर्स पढ़े हैं फर्टिलिटी रिलेटेड, आपको सारे हॉर्मोन्स के नाम ऑलमोस्ट इसी तरह के, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विद द कीवर्ड्स, किस तरह से एंड करते हैं। तो आप जब बायो पढ़ो तो ध्यान दिया करो, जैसे हेपेरिन वर्ड है तो लिवर से एसोसिएटेड रहेगा, हेपेटिक वर्ड है तो लिवर से एसोसिएटेड रहेगा, डर्मा है तो स्किन से रहेगा। वैसे ही जब इस तरह से एंड हो रहा है ना, एस्ट्राडियोल, एस्ट्रोल, नॉट द एग्जैक्ट नेम, लेवोनॉर्गेस्ट्रिल यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप यहाँ से समझ सकते थे कि हमको इन दोनों में से चुनना है तो इसको चुनना है। ये तो बहुत आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं। कोलिकैल्सिफेरॉल, अगर आपने विटामिन प्रिपेयर किए, आपने किए होंगे, विटामिन फेवरेट है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, एक एक केमिकल का नाम पूछ लेते हैं, हर विटामिन का केमिकल नेम पूछते हैं, स्कॉर्बिक एसिड का नाम, तो आपने विटामिन डी का नाम रटा ही होगा कि कैल्सिफेरॉल कैटेगरी, तो आप एलिमिनेट कर लेते, सिट्रिजिन खाई होगी, एलिमिनेट कर लेते, दो में फंस जाते। तो लास्ट में आपको मैंने बताया कि एलिमिनेशन से आप क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन हाँ, वी आर नॉट गोइंग टू कोट इट क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है, लेवोनॉर्गेस्ट्रिल का नाम नहीं मेंशन है। हाँ, जब हम कॉपर टी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर LNG1 करके मेंशन है, बट अगेन LNG1 से कैसे पता चलेगा बच्चों को कि लेवोनॉर्गेस्ट्रिल है कि क्या है। सो कॉपर टी वगैरह के अंदर कौन सा एक्टिव कंपाउंड होता है, क्या नहीं होता है,
या फिर उसके जैसे ही सिमिलर जो भी डिवाइसेस लगाए जाते हैं, आईयूडीज लगाए जाते हैं फर्टिलिटी को रोकने के लिए, उसमें एलएनजी मेंशन्ड है, बट वी विल नॉट यूज एलएनजी। एलएनजी डज नॉट टेल कि ये लेवन ऑर्केस्ट्रल है, अगर जब तक उसका फुल फॉर्म एक्सप्लेन नहीं है तो। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली सॉल्वेबल फ्रॉम एनसीईआरटी, चाहे वो 11th की बायो क्यों ना हो या चाहे वो 12th की केमिस्ट्री क्यों ना हो, नहीं बन रही है ये वहां से। बट हाँ, अपना कॉमन सेंस लगा के एलिमिनेट करके इन सब पुराने अपने बुद्धि को यूज करके कर सकते थे। अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं घटना चक्र है, इसमें भी विटामिन डी को आप कोलिकैल्सिफेरॉल से एलिमिनेट कर लोगे। सिट्रोजन आपका कॉमन एक्सपीरियंस हो गया, और जो भी हार्मोन्स उनके नाम एस्ट्रोल एस्ट्रोन इस तरह से एंड करते हैं। सो यू कुड डू दैट वे आल्सो। यहाँ देखो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन वो वाला पिल का नाम नहीं दिया हुआ है, वो नाम मतलब वो केमिकल नेम लेवन ऑर्केस्ट्रल कहीं पे भी नहीं है, तो नॉट सॉल्वेबल फ्रॉम हियर आल्सो, मतलब डायरेक्टली सॉल्वेबल तो नहीं है। हाँ, पार्शियली यू कैन सॉल्व, अपना दिमाग लगा करके कर सकते थे, ये क्वेश्चन इजी नहीं था। अगला, which one of the following term characterizes the interaction between herpes simplex virus and a human? अब इस क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने अपने रिवाइज्ड आंसर की में एंडोपैरासिटिज्म किया है, पहले पैरासिटिज्म था बट फाइनल वाले में ये आ गया है। तो यहाँ पे which of the following term characterizes interaction between herpes simplex virus and a human? तो ये herpes वायरस है और ह्यूमन के बीच के रिश्ते को किस टर्म से हम बताएंगे। तो दिस इज 2-3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन। मैंने सारे के इमेजेस नहीं लगाए क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो 11th की बायोलॉजी की बुक है, ठीक है। और जब आप इस बुक को देखेंगे ना, यू विल गेट टू नो, यहाँ पर वायरसेस के बारे में मेंशन है कि वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट कीवर्ड तो आपको आ गया, इसलिए लोगों ने पैरासिटिज्म मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे हर्पीज वायरस को भी मेंशन किया हुआ, जब उन्होंने पैरासाइट्स पढ़ा रहे हैं तो बता रहे हैं कि कौन कौन से पैरासाइट्स हमारे बॉडी में रह जाते हैं, तो हर्पीज रह जाता है। अब एंडोपैरासाइट रहता है कि नहीं रहता है, अगर आपको याद हो, दिस एनवायरमेंटल और एनवायरमेंटल इकोलॉजी का चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, 12th क्लास की बायो के अंदर आपको मिल जाता है। उसके अंदर आपको म्यूचुअलिज्म, ये सारे कीवर्ड्स आपने पढ़े ही होंगे, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, ये सब पढ़ाया गया है, ठीक है। इसमें दोनों का फायदा हो रहा है, इसमें एक का फायदा एक का नुकसान, या फिर किसी का फायदा किसी का नुकसान नहीं, इस तरह से प्रेडेशन एंड ऑल, पैरासिटिज्म, ये सारा कंसेप्ट बताया हुआ है। तो उसी में डिटेल के अंदर यू विल गेट टू सी एंडोपैराटिज्म ही, ठीक है, एक्टो एंड एंडो। तो अगर पैरासाइट बॉडी के अंदर है तो वो एंडो हो जाता है, और अगर पैरासाइट बॉडी के बाहर रह करके आउटर सर्फेस पे रह करके सर्वाइव कर रहा है, थ्राइव कर रहा है, तो एक्टो पैरासिटिज्म है। अब क्योंकि वायरसेस हमारे बॉडी के बाहर लटके तो दिखते नहीं हमको, हर्पीज वायरस ह्यूमन की बीमारी है, आपको पता होना चाहिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने, लूसेंट के अंदर भी मेंशन है हर्पीज वायरस के बारे में, हियर यू कैन सी हियर, ठीक है। वायरस यहाँ पे मेंशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस के पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। मैन के अंदर इस तरह की बीमारियों में हर्पीज, मम्स, चिकन पॉक्स, सो दे आर इंटरनल इन आवर बॉडी, दे आर नॉट आउटसाइड अस, राइट। सो एंडो वर्ड इज फॉर इंटरनल। तो इस तरह से इफ यू न्यू कि पैरासिटिज्म का कंसेप्ट है, ये वायरस है और ये पैरासाइट है, बट हमारे बॉडी के अंदर रहता है, you could do this but not directly, so I'm not giving a point to any of the sources. अगला सवाल देखते हैं। In mycorrhizal association, the advantage of plant is protection, food, both A and B, और D, increase mineral absorption and disease protection. तो ऑफकोर्स ये डी है कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन के अंदर आपको मिनरल एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा मिलता है और बीमारियों से भी, रोगों से भी सुरक्षा मिलती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी है और दिस इज 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक, उससे मैं लेकर के आई हूँ ये इमेज। यू कैन सी अ माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विथ रूट सिस्टम। तो ये तो 7th क्लास की एनसीईआरटी से माइकोराइजा वाला उठाया हुआ है, बट ये नीचे वाली जो है बता रही है कि माइकोराइजल एसोसिएशंस के फायदे क्या होते हैं। सो हियर यू कैन सी इट प्रोवाइड्स मिनरल एंड वाटर टू द रूट्स, एंड इन टर्न द रूट्स प्रोवाइड शुगर्स, ठीक है, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू द माइकोराइजे। तो इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन वाला आपको दिख रहा है, मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट्स एंड शुगर एक्सेट्रा। हाँ, डिजीज प्रोटेक्शन वाला ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं है फीचर, बट जब आपने दो ऑप्शंस देखे हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। पहला दूसरा ऑप्शन क्या था, फूड एंड प्रोटेक्शन, बट जो यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है वो मिनरल एब्जॉर्प्शन मेंशन है, तो आप मिनरल एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन मेंशन है। सो एनसीईआरटी क्लास 11th की बायो से ये क्वेश्चन बन रहा है। फिर यह है घटना चक्र, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। माइकोराइजा के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे मेंशन है कि इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया एंड रेजिस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन। तो वो दोनों पॉइंट्स जो कि ऑप्शन डी में मेंशन है वो इसके एक्सप्लेनेशन में आ गए। साथ में एक और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे भी माइकोराइजा के बारे में कि ये इंक्रीज वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको ये सिम्बायोटिक रिलेशन सारे के सारे पढ़ने हैं, माइकोराइजा वाला भी पढ़ लेना है, राइजोपस भी पढ़ लेना है, दोनों आपको पूरा का पूरा ये म्यूचुअलिज्म का कंसेप्ट आना चाहिए। यहाँ पे देखिए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स को यहाँ से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फेवरेट है बीपीएससी का, पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है इस पर।
दो सोर्सेस से बन रहा है, लूसेंट जीके से नहीं बना, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ घटना चक्र और एनसीईआरटी 11th की बायो से बना। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि एक शुगर केन ही है, बाकी ये सारे के सारे तो वीट, बार्ली, ग्राम ये सब रबी है, तो खरीफ क्रॉप सिर्फ गन्ना है इसमें। ये क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी है 8th क्लास की साइंस वाली, इसमें आप देख सकते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में मेंशन है, वीट, बार्ली एंड ग्राम। सो इफ यू रिमेंबर दिस, आप एलिमिनेट कर लेते। ऑल्दो शुगर केन को एज खरीफ क्रॉप मेंशन नहीं किया गया, लेकिन शुगर केन का जो क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ एक्सप्लेन्ड है, उसमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बताया है, और जो टेम्परेचर रेंज दिया है ये इंडिया में आपको सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में मिलती है। तो आप इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। ऑल्दो ये जो क्रॉप्स हैं ये आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में बेटर तरीके से पढ़ाए हुए हैं, एनसीईआरटी से बन जाएगा ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। 10th क्लास में एग्रीकल्चर का चैप्टर बहुत अच्छे से दिया हुआ, आप उससे कर सकते हैं, उसमें पूरा शुगर केन वगैरह के बारे में ठीक से दिया हुआ है। लेकिन अगर हम 8th क्लास की साइंस देखें तो इससे भी बन सकता है, तीनों क्रॉप्स को एक्सप्लेन किया हुआ रबी, खरीफ, ज़ैद को। और देखिए वीट, बार्ली और ग्राम, आपको जब ये तीनों मिल ही गया कि ये रबी है तो एलिमिनेशन से तो बन जाएगा, तो साइंस की बुक से बन जाएगा। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो उससे तो और आराम से, उसमें तो शुगर केन को लिस्ट भी किया हुआ है एज खरीफ। वैसे ही अब आता है लूसेंट जीके पे। लूसेंट जीके के अंदर आप देखिए ये ना इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों ही पार्ट्स में, जीके के अंदर 2 सेक्शंस है, मतलब बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें से ज्योग्राफी वाला जो आप सेक्शन पढ़ेंगे उसमें मेंशन है, ये रहा वो कि 3 क्रॉप सीजन इन इंडिया, यहाँ पे रबी खरीफ मेंशन है। तो देखिए रबी में फिर से वीट, बार्ली और पल्सेस आपको मिल रहा है ना, लेकिन आपको खरीफ के अंदर ये नहीं मिलेगा, शुगर केन नहीं मिला। हाँ, कॉटन वगैरह जो पहले पूछ चुकी है बीपीएससी वो मेंशन है, ग्राउंडनट भी पूछ चुकी है, ये सब मेंशन है, राइस वाइस भी पूछ चुकी है, लेकिन शुगर केन नहीं है। तो आप एलिमिनेट कर लेते इफ़ यू वर लाइक ओके, क्योंकि देखिए मोस्टली जो दालें हैं सारी दालें रबी होती हैं, उसके अलावा गेहूँ जो है वो रबी है, चावल हमारा खरीफ होता है, उसको पानी चाहिए डूब के रहने के लिए। और इसका ऑपोजिट याद रखिएगा, ये गेहूँ। इफ़ यू आर नॉट विद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, वैसे बिहार के लोगों के साथ समस्या नहीं होने वाली, हम लोग तो ज़मीन से जुड़े लोग हैं। खैर अगला यहाँ पे देखिए इकोनॉमी का सेक्शन है लूसेंट जीके का, इसमें भी आप रबी, खरीफ और ज़ैद का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर मेंशनड है कि शुगर केन जो है ये आपका खरीफ क्रॉप है, और वीट, बार्ली, ग्राम को रबी क्रॉप। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एज इट इज़ उठाया हुआ है शुगर केन भी और वीट, बार्ली और ग्राम भी, 3 ऑप्शन देख रहे हैं, वीट, बार्ली, वीट एंड ग्राम भी। तो ये लूसेंट जीके से भी बन रहा है, ये आपका एनसीईआरटी से बन रहा है, और ये घटना चक्र से बन जा रहा है। घटना चक्र के क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके क्रॉप्स के ऊपर, तो आपको यू कैन सी हियर खरीफ में शुगर केन और वीट, बार्ली और पल्सेस वगैरह रबी में आपको मिल जाएंगे। सो दिस कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम ऑल द 3 सोर्सेज। अगला सवाल है ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन डे। ये लूसेंट जीके के मिसलेनियस करके लास्ट में चैप्टर होता है, मिसलेनियस से उठाया हुआ है, वहाँ पे टेबल्स दिए रहते हैं अलग अलग, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, नेशनल पार्क और इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे फेमस इंटरनेशनल, मेजर इंटरनेशनल और नेशनल डेज मेंशन होती हैं, टेबल बना हुआ है। सितंबर में जो डेज आती हैं उसमें आप वर्ल्ड ओजोन डे देख सकते हैं, लूसेंट जीके का मिसलेनियस सेक्शन। वैसे ही 69th बीपीएससी में भी मिसलेनियस से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे रादर, ठीक है। और इस बार अभी हमको 1 क्वेश्चन ही मिला है लूसेंट जीके के मिसलेनियस से, तो यहाँ से बन रहा है। उसके बाद आप यहाँ जाते हैं घटना चक्र में। घटना चक्र में भी ओजोन डे, आपको बहुत सारे डेज का मैचिंग है, उसमें ओजोन डे का आप देख सकते हैं, टेबल भी बना हुआ है, साथ में क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में भी 16 सितंबर मेंशन है। तो ये लूसेंट जीके और घटना चक्र से बना, साइंस से, एनसीईआरटी से नहीं बना, ठीक है। एनसीईआरटी में हम क्रॉस करा देंगे, वहाँ पे नहीं आ रहा है। अगला सवाल, द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज। तो ये जो विलुप्त होने के खतरे पर होती हैं उन प्रजातियों को हम ये एंडेंजर्ड बोलते हैं, लुप्त प्राय होती हैं वो। ये रही हमारी एनसीईआरटी 8th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी है, ठीक है। और यहाँ पर एंडेंजर्ड एनिमल की वही एनिमल्स जिनका वो डिमिनिश हो रहा है प्रेजेंस टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, उनको हम एंडेंजर्ड कहते हैं। समरी में भी इनके टर्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यहीं से आ रहा है, सीधे समरी से उठाया हुआ कीवर्ड है, स्पीशीज फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, 8th क्लास की साइंस एनसीईआरटी। घटना चक्र और लूसेंट में हाँ एनिमल्स कौन से एंडेंजर्ड हैं कौन से नहीं ये है, लेकिन इसका डेफिनेशन नहीं मिला कहीं पर भी, तो नहीं वहाँ से सॉल्वेबल है। एक और क्वेश्चन है कि विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। तो ये सारे के सारे इम्यूनोग्लोबुलिन दिए हुए हैं। अब आते हैं, देखते हैं यहाँ पर, ये है हमारा घटना चक्र। तो जब आप सॉरी ये PYQs है, नॉट एग्जैक्टली घटना चक्र। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, और ये है 12th क्लास की बायो की एनसीईआरटी, इसके अंदर आप डिजीज़ वगैरह वाला, इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो आपको लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ना है। और बीपीएससी का ना फेवरेट है ये, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, और इम्यूनिटी से बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। इसी में यहाँ पर आप देख सकते हो IgA, IgE, IgG, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया हुआ है। और उसी चैप्टर में फॉलोअप करते हुए बताया हुआ है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के लिए
कौन से एंटीबॉडीज लगते हैं, तो IgA जो है वो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के लगता है और ये कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। जो न्यूली मदर होती हैं उनके मिल्क के अंदर कोलोस्ट्रम होता है जो एंटीबॉडी से रिच होता है, तो उसके अंदर IgA होता है प्रेजेंट। वैसे अगर आपको एलर्जीज हो रही है तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं एलर्जिक सिचुएशन के अंदर वो IgE टाइप की होती हैं। तो आपको 2-3 चीज़ें इस चैप्टर से पता चलेंगी कि IgE एलर्जी से रिलेटेड है, IgA ये इम्यूनिटी और कोलोस्ट्रम से रिलेटेड है। तो आप एलिमिनेट कर सकते थे IgA और IgE को। IgM और IgG में कंफ्यूज होगा इंसान। वैसे सही जवाब IgM है कि ये किसी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होने वाला पहला है, बट NCERT के अंदर कंप्लीटली ये सॉल्वेबल क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप ना थोड़ा अपना रिसर्च बढ़ाइए, क्योंकि लिम्फोसाइट्स पे स्पेशली इन सब टॉपिक्स को लेकर के, मैंने पॉलीमर्स का टॉपिक बताया और 2-3 टॉपिक्स बताए, तो उन सब टॉपिक्स को लेकर के अपनी खुद की रिसर्च करिए। जैसे कि ये PYQs देखिए, ये 68 में BSc में, ये 66 में BSc में, ये 65 में BSc में, लिम्फोसाइट्स पे ये हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी डीप जा रहे हैं लिम्फोसाइट्स के अंदर, एंटीबॉडीज कौन से प्रोड्यूस करते हैं एक्सेट्रा। दिस इज ऑल रिलेटेड, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे ब्लड में, उसको रिस्पॉन्स इन ऑर्डर टू फाइट डिजीज एंड ऑल। तो उसकी कंटिन्यूटी में जो भी टॉपिक्स हैं आपको थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन NCERT से कंप्लीटली सॉल्वेबल नहीं है, लेकिन ये PYQ से सॉल्वेबल था, और अगर आप इसको ठीक से पढ़ रहे होते तो आप बना लेते। आई एम नॉट गिविंग अ पॉइंट टू NCERT, बट ये C12 की बायो से आप 2-3 पॉइंट्स से इसके एलिमिनेट कर ही सकते हैं, ठीक है। IgM जो है वो पहला एंटीबॉडी है विच इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। दिस इज आंसर, बट नॉट सॉल्वेबल फ्रॉम एनी ऑफ आवर सोर्सेज ट्रूली। अगला क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो। इनमें से कौन से कंपाउंड को नाइट ग्लोइंग पिगमेंट कहते हैं? तो ये यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट है, और ये डोपिंग का कंसेप्ट जो है आपको सेमीकंडक्टर्स में पढ़ने के लिए मिलता है। और एक सेकेंड, सेमीकंडक्टर्स आपको फिर 10th के बाद NCERT है फिजिक्स वाली, ठीक है। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है 11th-12th में, तो मे बी देयर कुड बी अ चांस, अगर आपने ठीक से पढ़ी होती, याद होता तो आप कर पाते, बट हमें NCERT में नहीं मिला ये कहीं पे भी सॉल्व। मे बी सप्लीमेंट्री बुक्स के अंदर होगा या कहीं और, बट वी कुड नॉट फाइंड दिस इन एनी ऑफ आवर सोर्सेज। बट सही जवाब है कि स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट में डोपिंग करते हैं। डोपिंग यानी कि इम्प्योरिटी होती है, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए या उसको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए डोपिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चैप्टर है, बट वी कुड नॉट फाइंड दिस एग्जैक्टली। ऑल्दो जिंक सल्फाइड लूसेंट के अंदर हमको मिला कि जिंक सल्फाइड जो है वो नाइट ग्लोइंग कंपाउंड होता है, नाइट ग्लोइंग पिगमेंट होता है। ये स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट नहीं मिल पाया, सो नॉट सॉल्वेबल। सिमिलरली, विच मटीरियल इज यूज फॉर स्मार्ट फिल्म। तो ये स्मार्ट फिल्म बोले तो टच स्क्रीन जो हम यूज़ करते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं, जो टच सेंसिटिव स्क्रीन होते हैं। इंडियम टिन ऑक्साइड जो है वो मटेरियल यूज़ होता है। अगैन ये वाला क्वेश्चन भी किसी भी सोर्स से नहीं बन रहा है, कहीं पे भी इसका आंसर हमें जो हमने आज चुने हैं 3 सोर्सेज में हमें नहीं मिला, बट सही जवाब मैं आपको फिर भी बताती जा रही हूँ। तो लास्ट के 2-4 क्वेश्चन है विच आर नॉट सॉल्वेबल, वी विल सी देम ऑल्सो। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो ये APD कॉन्डोले थे, एंड वी कुड नॉट फाइंड दिस ऑल्सो इन एनी ऑफ द बुक्स और सोर्सेज। सो यू शुड नो द राइट आंसर, और आप ये इस टॉपिक को जाके ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को, और वैस्कुलर टिश्यूज का बेसिस जब से यूज होने लगा उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं स्टोर करते हैं? सारे कारण होते हैं, ठीक है। टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, क्वालिटी ऑफ ऑयल खराब होती है, करोजन ऑब्जर्व होता है। अब देखो ये एक से नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। आपको 8th क्लास की NCERT के अंदर रैंसिडिटी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, मतलब तेल जो है वो जब उसका स्वाद खराब हो जाता है उसको रैंसिड बोलते हैं। तो हाँ, जब भी मॉइस्चर से एक्सपोज होता है या केमिकल एयर और मॉइस्चर से एक्सपोज होता है ऑयल, तो वो रैंसिड हो जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली आयरन के बर्तन जिसको गैल्वेनाइज किया गया यानी कि जिंक की कोटिंग की गई है, उसको क्यों नहीं करते कि फैटी एसिड्स कैसे जिंक रिलेट करता है, रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाता है, ये हमको किसी भी सोर्स में मेंशन नहीं मिला। सो दिस यू कैन सॉल्व। अगर आपने कोरोजन पढ़ा है तो आपको पता है ये भी हो सकता है, और ऑयल का भी टेस्ट खराब हो जाता है, देन टॉक्सिक हो जाएगा। ये सारे कारण होने की वजह से ऑल ऑफ द अबव इज आंसर, बट हमें किसी भी बुक में ये तीनों सोर्सेज, ये तीनों कारण किसी भी सोर्स में लिखे हुए नहीं मिले जिससे हम ये आंसर डिड्यूस कर सके, इसलिए हम कोट नहीं कर रहे हैं किसी भी सोर्स को। ये लास्ट के जो हमारे 4 क्वेश्चन है नॉट सॉल्वेबल फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स हैं, 5 क्वेश्चन माफ करिए। तो हम फाइनली स्कोर देखते हैं कि किस बुक या किस सोर्स से कितने सवाल बने हैं। तो NCERT से टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए। टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। साइंस के जिसमें से 10 ईच है, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स का 10 क्वेश्चन है। NCERT से बनने वाले सवाल हैं 20, ल्यूसेंट GK से बनने वाले सवाल हैं 12, और 13 सवाल घटना चक्र से बने हैं। सो नाउ यू डोंट नो द स्कोर्स, हाउ दे आर ऑल परफॉर्मिंग, एंड आप डिसाइड करें आपका सोर्स क्या है, इसमें से वो सही है कि नहीं है, और किस तरह के क्वेश्चन को आपका सोर्स सॉल्व कर पा रहा है।
क्योंकि इस पेपर में ऐसा देखने को मिला कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे हैं वो इनसे भले ना हो, लेकिन जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं हो पा रहे वो इन दोनों सोर्सेज से हो रहे हैं। तो मे बी आपको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है अपने एनसीईआरटी को किसी भी एक सोर्स के साथ। अक्सर लोग कहते हैं घटना चक्र पढ़ते हो तो एनसीईआरटी सॉल्व करो साथ में, मतलब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो घटना चक्र सॉल्व करो साथ में। इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। आपका जो भी सोर्स है आप उसको इनमें से जो भी सोर्स का आपका परफॉर्मेंस सही लगता है या जिस किस्म के क्वेश्चन आपने नहीं बना पाए और इन सोर्सेज में से जो भी सोर्स वो क्वेश्चन बना पा रहे हैं आप उनको चूज कर सकते हैं। निर्णय पूरा आपका होगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपके सामने एक पिक्चर लेने के लिए आए हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करा करिए, जैसा भी लगे आपको आप कमेंट में बताइए। उसके बारे में कोई रिक्वेस्ट हो सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करेगा। बड़ी खुशी मिलती है आपके रिस्पॉन्सेज देख करके, आपके ईमेल्स पढ़ करके। और इसके साथ मैं बोलूँगी कि अगर आप 72nd की ईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो 69th और 70th का भी सोर्स ट्रेसिंग जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस देखने के साथ एक तो होता है कि आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ साथ, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कराते हैं, तो आपका क्वेश्चन भी तैयार हो गया। और दूसरी चीज़, आपको एक सोर्सेज का क्लियर आइडिया मिलता है कि अच्छा ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये वाला इस बुक में मिल जाएगा। 3 साल के क्वेश्चन अगर हम देखें तो टोटल 90 साइंस के क्वेश्चन अगर मान लूँ तो आपको 90 क्वेश्चन को कहाँ से, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कहाँ से करना है इसका आइडिया मिल जाएगा। तो प्लीज़ देखिएगा, फायदा बहुत होता है इसका। ठीक है, अंत में कहना चाहूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू द पीपल जो कि एग्जाम दे रहे हैं, देने की इच्छा रखते हैं, उनके साथ शेयर करें जिनको भी नॉलेज प्राप्त करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू। दैट्स इट फॉर द वीडियो।